चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ना। सुनें ध्यान से। हम लोग कहाँ तक पढ़ा दिए थे? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज हमें पढ़ाना था। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं ना हम लोग। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में हमें दो गैसेज का ट्रांसपोर्ट मेनली करना है। पहले किसका ट्रांसपोर्ट करना है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है। और दूसरा क्या करना है? ट्रांसपोर्ट CO2 का ट्रांसपोर्ट करना है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ करना है हमें ये बताइए। लंग्स एल्वियोलाई से टिश्यूज तक करना है। हमने ये कहा कि अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना होता है हमें तो 97% ऑक्सीजन किससे बाइंड करता है? हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। और हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के बाद ये किस फॉर्म में लेकर के जाता है हीमोग्लोबिन को? तो दूसरा पॉइंट हम ये समझना चाहते हैं कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हमने दो तरीके के ट्रांसपोर्ट बताए। 97% जो ऑक्सीजन होते हैं वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं बताइए? हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट होते हैं। और किस फॉर्म में होते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होते हैं। बाकी जो 3% ऑक्सीजन होते हैं वो किससे बाइंड होते हैं? और डिजोल्व होते हैं हमारे पास किसमें? प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होते हैं। क्लियर? 100% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर हमने ये कहा कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ बताया था हमने? बताइए। लंग्स से लेकर के कहाँ तक? टिश्यूज तक लेकर के जाना है हमें। क्लियर? फिर उसके बाद हमने ये कहा कि CO2 का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होना है? तो कहाँ से कहाँ होना है? टिश्यू से लेकर के कहाँ तक? लंग्स तक होना है। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमने आपको यह बताया कि CO2 का अगर ट्रांसपोर्ट करना होगा तो उनके लिए 3 जगह होती है ट्रांसपोर्ट करने की। ठीक है? पहला क्या होता है कि जो 70% हमारे पास CO2 होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है किसके फॉर्म में? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है बताइए? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा हमने ये कहा कि अगर CO2 का ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा है तो 25 से लेकर के 30%, 20 to 25% जो होते हैं CO2 वो किस फॉर्म में होते हैं बताइए? हीमोग्लोबिन से बाइंड करेंगे और हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के बाद कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। फिर अगर हमने ये कहा कि अगर 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट अगर करना है हमें तो 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है हमारे पास? हीमोग्लोबिन से बाइंड करना है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। क्लियर? ये हमारे पास क्या है कि CO2 का ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ाया। अब हमें फिर से पढ़ाना है क्या? अच्छे से हेडिंग डालनी थी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है? तो नई हेडिंग डालते हैं हमारे पास, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हमें करना है। क्लियर? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हमें पढ़ाना था। सुनिए ध्यान से। किसी भी ऑक्सीजन का अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो सबसे पहला हमने क्या बताया था? 97% जो ऑक्सीजन है वो कैसे बाइंड होते हैं बताइए? बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन। क्लियर? बाकी हमारे पास जो 3% हमारे पास बचते हैं वो 3% ऑक्सीजन होते हैं। वो कहां पे डिसॉल्व होते हैं बताइए? डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। क्लियर? यानी 97% हमारे पास ऑक्सीजन जो होते हैं वो कहां पे होते हैं? हीमोग्लोबिन से बाइंड करते हैं। और हीमोग्लोबिन से बाइंड करते हैं कैसे बताइए? एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। क्लियर? अब हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीजन 3% कहां डिसॉल्व हो रहे हैं बताइए? प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो रही हैं। क्लियर? अब बात आती है कि कुछ हीमोग्लोबिन के बारे में हमने आपसे कहा था कि पढ़ाने के लिए ना। हीमोग्लोबिन क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं, क्योंकि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हमें हीमोग्लोबिन आगे पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों ना अभी पढ़ लें? तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में सिर्फ और सिर्फ हमारा और आपका काम क्या रह जाएगा? पूछने का और आपका बताने का। समझ आ रही है बात? हाँ, थोड़ा बहुत बातें हम यहाँ पे अब किसकी बात करने जा रहे हैं? हीमोग्लोबिन की बात करने जा रहे हैं। अब सुनेंगे ध्यान से, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार की कंजुगेट प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन कैसी प्रोटीन है बताइए? कंजुगेट प्रोटीन। कंजुगेट प्रोटीन हम उस प्रोटीन को कहते हैं जिस प्रोटीन के अंदर हमारे पास प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों पाए जाए। यानी प्रोटीन के पार्ट के अलावा अदर अगर मटेरियल अगर पाए जा रहे हैं, कोफैक्टर के फॉर्म में मेटल्स पाए जा रहे हैं, तो वो हम क्या बोलते हैं? उनको हम कंजुगेट प्रोटीन। ठीक है? यानी कंजुगेट प्रोटीन में हमारे पास क्या होता है? दो पार्ट हमें नजर आते हैं। कंजुगेट प्रोटीन में हमने क्या कहा? दो पार्ट होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है? प्रोटीन पार्ट होता है। एक हमारे पास क्या होता है? प्रोटीन पार्ट होता है।
और एक हमारे पास कैसा पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट हमारे पास क्या है, ग्लोबिन है। ग्लोबिन जो होता है वो हमारे पास कैसा पार्ट है, प्रोटीन पार्ट है। और नॉन प्रोटीन पार्ट में हमारे पास क्या आते हैं, हीम पार्ट। इसलिए हीमोग्लोबिन को दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, एक हीम और एक दूसरा ग्लोबिन। हीम क्या है हमारे लिए, नॉन प्रोटीन, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन। हर एक आरबीसी की अपनी अपनी क्या होती है, लाइफ स्पेन होती है। अब 120 डेज के बाद अगर आरबीसी अगर मरती है तो क्या हीमोग्लोबिन बचेगी, नहीं, यानी वो भी मरने के चांसेस हैं। अब जब कोई भी मरने वाला होता है तो मरने के दौरान ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन बाकी ग्लोबिन जो होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है, वो डिग्रेड हो जाती है, पूरी तरीके से टूट जाती है। जो हमारे पास मेटल आयन होते हैं यानी नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। क्लियर, यानी हीम पार्ट जो आपको बताई जा रही है ये क्या है, हमारे पास आयरन कंटेनिंग पार्ट है। कैसे कंटेनिंग पार्ट है बताइए, आयरन कंटेनिंग पार्ट है हमारे पास ये। क्लियर, और हमारे पास ग्लोबिन क्या है, पहले से बताया हमने, ये प्रोटीन है। क्लियर, आयरन कंटेनिंग पार्ट का मतलब क्या होता है कि इस हीमोग्लोबिन के पास, ध्यान समझेंगे, अगर ये हीमोग्लोबिन है, इससे क्या होते हैं कि 4 मॉलिक्यूल जो होते हैं फेरस के पार्ट जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, यानी इनसे क्या होते हैं कि 4 मॉलिक्यूल जो होते हैं फेरस के, Fe2+ यहाँ पे हमने किया, Fe2+ हमने यहाँ पे किया, और Fe2+ यहाँ पे, और Fe2+ यहाँ पे। क्लियर, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड है, ठीक है। ये बॉन्ड को हम बोलते हैं पॉरफायरिन रिंग। इनको हम क्या बोलते हैं, पॉरफायरिन रिंग बोलते हैं हम इनको। क्लियर, और अगर हमने ये कहा कि हर एक फेरस ऑक्सीजन से जुड़ता है, कितने ऑक्सीजन से जुड़ेगा, कितने फेरस आपको दिखाई दे रहे हैं बताइए, 4। तो इनसे एक ऑक्सीजन जुड़ेगा हमारे पास, इनसे भी ऑक्सीजन हमारा जुड़ेगा, इनसे भी ऑक्सीजन हमारा जुड़ेगा, इनसे भी ऑक्सीजन हमारा जुड़ता है। क्लियर, आप हमें बताइए कि अगर एक हीमोग्लोबिन में अगर 4 मॉलिक्यूल अगर फेरस के हैं तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अटैच्ड होंगे, 4। एनसीईआरटी क्या लिखती है, मैं आपको समझा रहा हूं। एनसीईआरटी ये लिखती है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड्स विद 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्या बात सही लग रही है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से ही तो जुड़ रहा है, समझ आई बात है। यानी हम ये कह सकते हैं, और ये ऑक्सीजन के बीच में और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, हमें केमिस्ट्री तो नहीं मालूम, लेकिन हम ये समझ सकते हैं एक तरीके का ये फिजिकल बॉन्ड है। आपको मान के चलना है कि शुभम सर को कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये सब बॉन्ड हमें नहीं पता। क्लियर, यानी हम ये मान के चलते हैं कि ये सिंपल फिजिकल बॉन्ड से जुड़े होंगे, और फिजिकल में भी कोवैलेंट बॉन्ड ही है। क्लियर, तो यानी हमने ये कहा कि एक सिंपल है कि किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं बताइए, फिजिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं जो आसानी से टूट जाए। क्लियर, ऐसे बॉन्ड से जुड़े होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं, उसी को हम क्या बोले हमने, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कभी भी हीमोग्लोबिन से सेपरेट अगर होना चाहे तो वो आराम से सेपरेट हो सकता है। क्लियर, तो यहाँ पे हमने क्या, एक बात हमें क्या पता चली कि अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, सॉरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ जो हीमोग्लोबिन है वो बाइंड होती है किससे, बाइंड्स विद 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये बात हमें नोट डाल करके याद रखनी है। क्लियर, थोड़ा जल्दी करिए, स्पीड में लिखिए थोड़ा, है कि हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं, हमें ये समझना है कि ये जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो कितने फेरस से जुड़ा हुआ है बताइए, 4 से। अगर 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन है तो एक आयरन एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं कि एक मॉलिक्यूल अगर हीमोग्लोबिन की बात की जा रही है वो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड कर सकती है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से ये बाइंड कर सकती है। सेकेंड पॉइंट हमने आपको ये बताया कि ये जो कंजुगेट प्रोटीन है उसमें क्या होता है, एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। क्लियर, प्रोटीन पार्ट जो होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ी होती है। कितने पॉलीपेप्टाइड,
4 पॉलीपेप्टाइड चेन, यहां पे मुझे ये बात याद रखनी है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इनके पास, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन इनके पास क्या होती है, जुड़ी होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा, याद आ रही है। और यहाँ पे ये क्या होते हैं कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट होती है, फेरस कंटेनिंग पार्ट होती है, इनके पास कितने पोरफायरिन रिंग आपको नजर आ रहे हैं, एक पोरफायरिन रिंग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। तो कितने पोरफायरिन रिंग, समझ आ रही बात। जितना नीट वालों को अगर अच्छे से क्वेश्चन अगर करने होंगे, ठीक है, एकदम छोटे छोटे लेवल तक हम लेकर के जा रहे हैं, क्लियर। कितने रिंग है, कितने क्या है, ये आपको डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, क्लियर। कुछ बातें आप सुनते हैं। अब हमने ये कहा कि हीमोग्लोबिन के बारे में इतनी छोटी छोटी बातें तो हो गई हैं, ठीक है, थोड़ी अच्छी खासी बातें कर लिया जाए। चलिए अच्छी खासी बातें क्या कर लेते हैं, ध्यान सुनते हैं। अब हमने ये कहा कि अगर कोई हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के पास कितने अल्फा चेन होते हैं बताइए, 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 हमारे पास क्या होती है, बीटा चेन होती है। यानी यही अल्फा बीटा के बारे में ये क्या बताया, ये यही पॉलीपेप्टाइड चेन है, यही हमारी क्या है बताइए, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ये किसकी बात की जा रही है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन किस टाइप का पाया जाता है बताइए, किस टाइप का पाया जाता है, HbA टाइप का, क्लियर। यानी ये कैसा है बताइए, HbA टाइप का, क्लियर। हमारे अंदर क्या होता है कि फीटस के अंदर, क्या बोला, फीटस के अंदर, ध्यान सुनेंगे, फीटस के अंदर क्या होता है बताइए, इनके अंदर फीटल हीमोग्लोबिन पाई जाती है। कैसी हीमोग्लोबिन पाई जा रही बताइए, फीटल हीमोग्लोबिन पाई जा रही है, क्लियर। और फीटल हीमोग्लोबिन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HbF से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होता है, 2 अल्फा चेन पाए जाते हैं, ये भी 4 पॉलीपेप्टाइड ही चेन तो हैं, 2 अल्फा होती हैं और 2 हमारे पास गामा चेन होती हैं, क्लियर। यानी अब हमें क्या समझना है कि एडल्ट का, ह्यूमन बीइंग्स का ब्लड ग्रुप हीमोग्लोबिन और हमारे फीटस का हीमोग्लोबिन यानी ब्लड ग्रुप क्या सेम होता है, नहीं। समझ आ रही बात है। यानी हम आपसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ सबसे अंधविश्वास ये है कि माँ अक्सर हर बात पे कह देती है कि तू मेरा खून है ना, तो मम्मी को क्या समझाना है, मैं तुम्हारा खून नहीं हूं, मैं अपना खून हूं, ठीक है। मैंने अपना ब्लड खुद से बनाया है, फीटस अपना ब्लड खुद से बनाता है, हर एक इंडिविजुअल अपना अपना ब्लड बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो अगर हम अपने माँ से अगर ब्लड लेकर के आए होते तो क्या मेरे अंदर का जो ब्लड ग्रुप है क्या माँ के ब्लड ग्रुप से मैच करता, बोलिए, करता ना। यानी अगर कोई भी माँ अगर बताने लगे कि तू तेरी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, तो पहले उनको समझा दो ना, ठीक है, मेरे अंदर मेरी रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है। समझ आ रही बात है। हमारी मम्मी भी ऐसे बोला था मैंने, मम्मी ने तुरंत ब्लड निकाल करके दिखा ही दिया, इतना मारी ब्लड ही निकल आया। समझ आ रही बात। तुम लोग तो ऐसे ना करना। हमने भी एक बार कह दिया, हमने कहा मम्मी एक बात बताएं, बताओ। तो हमने कहा कि आपका ब्लड मेरा ब्लड अलग अलग है। मम्मी ने तुरंत एक्सपेरिमेंट कर दिया, निकालना स्टार्ट किया, ठीक, इतना हमारा ब्लड ही निकला। चेक कराया, वाकई में फिर बाद में अलग ही निकला होगा, ठीक है, चेक कराने की नौबत ही नहीं, मैं खुद ही बता दिया रिजल्ट, मम्मी आपका ही है ब्लड, ठीक है। और पिताजी क्या है, वो अलग ही दुनिया में है, उनको लग रहा है ये मेरा खून है, माँ से नहीं मैच किया तो उनसे क्या मैच करेगा। समझ आ रही बात है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये फीटल जो हीमोग्लोबिन होती है वो अलग होती है एडल्ट की हीमोग्लोबिन से। समझ में आई बात इतनी। अब हीमोग्लोबिन की एक अच्छी सी जानकारी, थोड़ा और पॉइंट रखते हैं, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की जानकारी रखते हैं।
बोल दो, मुझे अच्छा लगेगा। केमिस्ट्री की जानकारी अच्छी है आपकी? हाँ, ठीक है। टीचर ही स्मार्ट है तो अच्छी होगी ही तुम लोग केमिस्ट्री, ठीक है। ध्यान, अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करें, क्या बोला हमने? नॉर्मल पर्सन की बात अगर हम करें तो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? नॉर्मल पर्सन के अंदर क्या होता है कि 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कितने में? ये भी बात याद रखना है, पर 100 ml ऑफ ब्लड। पहला यही पॉइंट लिखेंगे, ये तो बायोलॉजी ही है पहली बार में, ठीक है। नॉर्मल पर्सन के अंदर 12 टू 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो भी 100 ml ऑफ ब्लड में। जब किसी भी इंसान से हम पूछते हैं आपके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ बताता है 12 ग्राम, 13 ग्राम, ठीक है, 16 ग्राम, बट ये नहीं बताता कितने में। उसको लगता है, डॉक्टर ये बताता है, वो पूरे बॉडी का इमेजिन कर लेता है, ठीक है। पूरी बॉडी के में नहीं पाए जाते, सिर्फ और सिर्फ कितने में? 100 ml ऑफ ब्लड में। जब डॉक्टर आपसे या फिर पैथोलॉजी वाला आपका ब्लड निकालता है, क्या पूरे बॉडी का निकालता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो 100 ml ऑफ ब्लड निकालता है और उसमें से चेक करके बताता है कि आपके अंदर कितना है, 12 टू 16 ग्राम। आधा से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता है कि कितने में पाया जा रहा है। समझ आ रही बात? लोग क्या देते हैं, ब्लड शुगर इतना है, ये इतना है। अब कितने में कितना होना चाहिए, उसकी एक्यूरेट वैल्यू पहले हमें याद होनी चाहिए। क्लियर? तो हमने ये कहा कि हमारे पास हीमोग्लोबिन की नॉर्मल कंडीशन कितनी है, बताइए। नॉर्मल काउंट कितनी है? 12 टू 16 ग्राम, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर हम किसी भी एनेमिक पर्सन की बात कर लेते हैं, एनीमिक पर्सन क्या होता है बताइए? एनीमिया जिसको हुआ रहता है, ठीक है, एनेमिक पर्सन की बात हम कर लेते हैं। तो एनीमिक पर्सन की क्या खास बात होती है? उनके सिम्टम्स ये होते हैं कि एनीमिक पर्सन के ये हीमोग्लोबिन का जो काउंट होता है वो कम हो जाता है। क्लियर? यानी हीमोग्लोबिन की जो काउंट होती है, वो हीमोग्लोबिन का जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। आप हमें बताइए, जब हीमोग्लोबिन का अगर नंबर घट रहा है, सिंपल सा तरीका हमें बताइए, क्या ऑक्सीजन से बाइंड कर पाएगा सही से? नहीं। जो चीजें कम वैल्यू में है तो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाएगा। इन्वायरमेंट में बहुत ऑक्सीजन होगा बट वो ले नहीं पाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। यानी ये क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन अगर कम होते हैं तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड अगर कम होने लग रहा है तो जाहिर सी बात है डिसोसिएशन होता है। क्या होता है बताइए? डिसोसिएशन होता है किसका? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन अलग अलग होने लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी, यानी ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होगा वो क्या होगा बताइए, डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? क्लियर? और अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अगर डिक्रीज करता है तो यही हमें लगता है कि हमें अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे अंदर क्या होने लगती है, कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि रिस्पायरेशन के लिए मुझे किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे पास जो होते हैं रिस्पायरेशन में ये हमें तकलीफ होने लगती है, जो रिस्पायरेशन रेट होती है वो हमारे पास क्या होने लगती है, घट जाती है, ठीक है। और जब रिस्पायरेशन रेट घटती है तो हमें थोड़ा बहुत एनर्जी कम निकलेगी, और एनर्जी अगर कम निकलेगी यानी लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगा ना, बोली बात सही है। अगर लेस एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रहा है तभी तो मुझे क्या लगता है, थकान लगेगी, बोली बात सही है। तभी तो मुझे क्या लगेगा, थोड़ी बहुत कमजोरी लगेगी ना, एनर्जी की कमी है। यही मेन रीजन होता है एनीमिक पर्सन में, ठीक है। एनीमिक पर्सन बहुत ही कमजोर होता है, क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, सही से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अगर नहीं हो पाता तो जाहिर सी बात है कि टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं जाएंगे, सेल तक ऑक्सीजन नहीं जाएंगे, और जब सेल तक ऑक्सीजन नहीं जाएंगे तो क्या एरोबिक रिस्पायरेशन हो पाएगा, क्या एनर्जी मिल पाएगी? जब एनर्जी ही नहीं मिल पाएगी तो लोगों को लगता है कि हम थक गए हैं बड़े जल्दी जल्दी। क्लियर?
एनीमिक पर्सन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कितना हो जाता है, लगभग 10 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है बताइए? हाँ, 10 ग्राम 100 ml ब्लड में 10 ही ग्राम रह जाता है। कभी कभी एक और कंडीशन हमें याद रखना है, हीमोग्लोबिन का जो नंबर होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान भी कम हो जाता है। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है हमारे पास, हीमोग्लोबिन जो संख्या होती है वो 10 ग्राम के आसपास भी हो जाती है पर 100 ml। ये भी कई जगह पे ऐसा भी होता है 8 to 12 हो जाता है। समझ आ रही बात? ये नॉर्मल है, ठीक है। वो आप इन जनरल देखते हैं कि जितने भी प्रेग्नेंट औरत होती हैं उनके हीमोग्लोबिन को अगर देखें, चेक करेंगे तो ये आएगी वैल्यू। ठीक है, समझ रहे हैं बात? सुन देने से कुछ बातें हमें एक रिमार्क डाल करके लिखनी है, पहले समझना है। मोस्ट कंफ्यूजन पॉइंट यही होता है हमारे लिए। सुनिए, जितने भी रिमार्क मैं लिखवाऊं उसको 25 बार पढ़ना है आपको। ठीक है, ये सब के सब PYQ होते हैं। ठीक है, सुनिए, हमें ये बताइए थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में, जब किसी भी मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, चलिए बताइएगा, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो ये बनाते हैं क्या? हीमोग्लोबिन। कितने ऑक्सीजन जुड़ते हैं एक मॉलिक्यूल से? 4। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ठीक है, ऐसा ही होगा। यानी ये क्या हुआ हमारे पास? ऑक्सी हीमोग्लोबिन हुआ। ये हमारे लिए क्या हुआ बताइए? ऑक्सी हीमोग्लोबिन हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन आया क्या? डिफरेंस नजर आ रहा है? डिफरेंस नजर आ रहा है? यहां पर हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 4 फेरस आयन होते हैं। बोले बात सही है? सेम यही बात इस हीमोग्लोबिन के पास भी फेरस आयन के नंबर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इसलिए अगर कोई भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ऐड हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीजनेशन बोलेंगे, नॉट ऑक्सीडेशन। समझ आई बात है? माइंड में हिट किया? यहां पे मैं ऑक्सीजनेशन बोलूं या ऑक्सीडेशन? समझदार हो गए हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्यों नहीं बोला? क्योंकि क्योंकि देयर विल बी नो एनी चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में अगर परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो मैं क्यों बोलूँ ऑक्सीडेशन है या नहीं है? बोली बात सही है? अगर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आ जाते तो मैं उसको क्या बोल देता था? ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, जल्दी करिए। हमने ये कहा कि आप हीमोग्लोबिन कितना होता है बताइए? हीमोग्लोबिन की संख्या 12 to 16 ग्राम। हाँ, यही तो नहीं भूलना। समझ आ रही बात? क्लियर? अब बात आती है, अब हमें कुछ केमिस्ट्री की बातें यूज करनी है। क्लियर? अब सुनिए, अगर हम ये बोलें कि 1 मॉलिक्यूल अगर बात की जा रही है, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद किससे बताइए? कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्या इतनी बात समझ में आई? समझेंगे। अब हमने ये कहा कि अगर हमने आपसे ये बताया कि 1 मॉलिक्यूल की बात अगर कर रहे हैं ना, अब हमें यहां से थोड़ा बहुत केमिस्ट्री याद आनी है। हम केमिस्ट्री वाले सर से थोड़ा बहुत उधार ले रहे हैं, वो बातें आप लोग उम्मीद करते हैं वो समझेंगे। अगर मोल कॉन्सेप्ट में बात की जाएगी, अगर नंबर काउंट करना होगा किसी भी एटम्स का तो किससे काउंट करते थे? एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू बताइए।
चलिए हिंट दे दें, 6.023 इंटू 10⁻, हाँ सही है। क्लियर? कुछ ज्यादा हिंट दे दिया क्या? ओह सॉरी। ठीक है, अगर उसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे? क्या किलो? हाँ लीटर। समझ आई बात? अगर उसको हम क्या करना चाहें, वॉल्यूम की बात करें या किसकी भी बात कर लें, ठीक है, चेंज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, हम अगर किसकी एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, क्लियर? अब हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर 1 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है तो कितने ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा, हमें वो बात उधार लेनी है। ठीक है, केमिस्ट्री से। तो हमने ये कहा, अब यहां से पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितने ग्राम? 1 ग्राम। पाए कितने जाते हैं? अच्छा 12 to 16। ठीक है, यानी हमने ये कहा कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन से ट्रांसपोर्ट करता है बताइए? अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन गया तो कितने ml ऑक्सीजन लेकर के गया? 1.34, लगभग लगभग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लगा दीजिएगा, लिख लीजिए तुरंत पहले, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सावधान होकर के पढ़ाना पड़ेगा ना, नहीं तो गलती हो जाएगी तो तुम लोग माफ नहीं करोगे, है कि नहीं? क्योंकि तुम लोग केमिस्ट्री से। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इतना केमिस्ट्री की बातें समझेंगे ना। चलिए थोड़ा बहुत मैथ से उधार लें। अगर 1 ग्राम का ले लिया है तो 12 to 16 ग्राम अगर निकालना होगा तो एक एवरेज निकाल लें क्या? अगर 14 ग्राम की वैल्यू निकालनी पड़ी, ठीक है, 14 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितने ml ऑफ ऑक्सीजन को लेकर के बाइंड करेगा? तो 1.34 इंटू 14 करेंगे तो कितना आएगा? चलो मैं बता रहा हूं कितना आएगा। लगभग लगभग ये क्या आते हैं, 18.6 आते हैं। कितने आते हैं? 18.6 ml आएंगे। तो हम इसको लगभग लगभग 19 मान ले। क्लियर? ये कितने की बात हो रही है? 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की बाइंड कर रहा है ना। अरे बोलिए, 97% जो हीमोग्लोबिन है वो बाइंड करता किससे? ऑक्सीजन से। बाकी 3% भी तो डिसॉल्व होता होगा। अरे बोलिए, अगर उस 3%, ये किसकी बात हो रही है? 97% जो हीमोग्लोबिन है, पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन तो नहीं होगा ना इसमें। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? 97% हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जा रही है ना। जो रेस्ट ऑफ दी 3% है उसका हिसाब कौन देगा? ठीक है, तो हमसे अगर कोई पूछेगा तो हम कह देते हैं चलो ले लो 1 ml और। ठीक है, 97 में जब इतना आ रहा है तो 3% में लगभग लगभग 1 ml आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको पूरा का पूरा एक वैल्यू ही मान लेते हैं। एक वैल्यू क्या मान लेते हैं कि 20 ml ऑक्सीजन, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है। कितना ml ऑक्सीजन बताइए? 20 ml आएगा। ये बात हमें याद रखनी है। क्लियर? अब समझेंगे इससे क्या तर्क निकलता है। अगर मैं 100 ml ब्लड लेकर के जाता हूं, ठीक है, हमने क्या कहा, अगर ये मैं 100 ml क्या हमारा ब्लड है तो कितना ml ऑक्सीजन होगा उसमें? 20 ml। एनसीईआरटी यही लिखी है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं, एनसीईआरटी के टर्म हम लिख रहे हैं, एवरी 100 ml लिखा है एनसीईआरटी। ठीक है, सुनिए ध्यान से, पेज पलटोगे तब मिलेगा। हाँ अब मिलेगा सबसे ऊपर। ठीक है, एवरी 100 ml ऑफ ब्लड कैन ट्रांसपोर्ट दी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट दी कितना ml बताइए? 20 ml ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक है, समझ आ रही बात है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जहां पे है उसका सबसे लास्ट लाइन का 5वां लाइन देखिए, दिखा, हाँ लास्ट के, समझ आ रही बात। वो अभी 5 ml वाला नहीं बता रहा हूं, अभी 20 ml बता रहा हूं, ठीक है, जल्दी करिएगा। अगर हम आपसे बोलें दूसरा पॉइंट, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कितना है बताइए, 20% वॉल्यूम है, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है, जल्दी लिखिएगा। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना है बताइए, ऑक्सीजन की नहीं, ये ब्लड की है ना, कितना लेकर के जा रहा है ऑक्सीजन को ना, ठीक है, 100 ml अगर ब्लड है, कितना ऑक्सीजन लेकर के जा रहा है, यही परसेंट वॉल्यूम हुआ ना, समझ आ रही बात। हो गया, आगे बढ़े। अब एनसीईआरटी के धीरे धीरे लाइन पे आए, आगे करें, चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। चलिए कुछ बातें हमें बताइए, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन कितने ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। अगर इसको हम क्या करें कि 1 लीटर की बात कर लें, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 200 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1000 ml, या फिर मैं इसको कुछ और तरीके से बोल सकता हूँ और लगा करके 1 लीटर ऑफ ब्लड बोल सकता हूँ, बोलिए 1 लीटर ब्लड में कितने ml ऑक्सीजन बताइए, 200। क्वेश्चन इतने तरीके के होते हैं, पहला हमने क्या बोला 20 ml, ये एनसीईआरटी की लाइन है, क्लियर। फिर उसके बाद हमने अगर 1 लीटर की बात पूछी जाएगी तो कितना बताएंगे, 200। अगर पूरी बॉडी की बात की जाएगी तो पूरे बॉडी में हमारे पास कितने लीटर ब्लड पाए जा रहे हैं, लगभग लगभग 5 लीटर मान ले, बोलिए 5 लीटर अगर हम ब्लड मानते हैं तो 200 में हमें क्या करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा बताइए, 1000 आएगा ml, यानी 1000 ml जो ऑक्सीजन है वो 5 लीटर की बात कर रहे हैं हम लोग, क्लियर। यानी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का अमाउंट, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है बताइए, 1 लीटर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, प्रेजेंट इन 5 लीटर ऑफ ब्लड। इसमें किसी पर्सन को अगर दिक्कत है तो बताइए, अगर आपकी बॉडी में 5 लीटर ब्लड पाए जा रहे हैं 5 लीटर, तो कितने ml ऑफ ऑक्सीजन होंगे हमारी बॉडी में, समझ आई बात। ये सिंपल सा छोटा छोटा कैलकुलेशन है, वो हमें याद रखनी है। हो गया। अब एनीमिक पर्सन के अंदर निकाल सकते हो, ब्लड तो उतना ही है बट ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, समझ आई बात। लोगों को लगता है एनीमिया में मतलब ब्लड की कमी होती है, ब्लड की कमी नहीं होती, किसकी कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, क्लियर। यानी हमारे पास अब क्या देखेंगे, अब यहाँ पे एनीमिया वाले पर्सन की बात कर लेते हैं। एनीमिया में क्या हमने बोला, हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा बताइए, घट जाएगा, और घट करके कितना हो जाता है बताइए, मान चलते 10 ग्राम
पर 100 ml ऑफ ब्लड में होते हैं। क्लियर? अब वहां पे 10 ml की बात करेंगे तो ये हम मान चलते हैं कि ये कैलकुलेशन हम करके बता रहे हैं सब कुछ। 15 ml जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, कितने ml में बताइए? 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ऑक्सीजन जा रहा है बताइए? 20 की जगह अब कितना जा रहा है बताइए? 15 जा रहा है। क्लियर? अब यही 15 का हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए? 1.34 से कर देंगे। अरे बोलिए, रुकिए, ये सारे तो कब से हो गए चुके हैं ना। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की क्या हो गई बताइए? कमी हो गई कि नहीं? अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट हमारा क्या हो जाएगा बताइए? मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। और जब मेटाबॉलिक रेट अगर हमारा एक बार स्लो हुआ तो जाहिर सी बात है हमें क्या आने लगती है? वीकनेस आने लगेगी ही लगेगी। समझ आई बात? छोटा छोटा पॉइंट्स आपके डीपीपीज में और मॉड्यूल में हर जगह पे ये दिए जाएंगे। क्लियर? तो आपको एज इट इज ये डाटा मैं जो लिखवा रहा हूँ वो सब डाटा उसी से मैच करेंगे। क्लियर? हम डाटा दो ही जगह से लिखवाते हैं, या तो प्योर एनसीईआरटी से लिखा हो या फिर वो पीवाईक्यूज में हो। क्लियर? आपको दो ही चीजें, बायोलॉजी में क्या होता है कि तीन ही चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है? बायोलॉजी पढ़ते वक्त पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो तीन बातें याद रखते थे। ठीक है? पहले पहले एक शब्द होता था वेन, मतलब किसी भी चीज की डिस्कवरी कब हुई, ठीक है, कौन किया, ठीक है, वेन और हु आता था हर बात में। ठीक है? बट अब वो एनटीए कोई भी फॉलो नहीं करता। डिस्कवरी को डेट को लेकर के और किसने डिस्कवरी की, ठीक है, इन पे अब ज्यादा क्वेश्चंस उठते नहीं। डेट वाला तो हटा ही दिया। ठीक है? वो याद करने में बहुत तकलीफ होती थी लोगों को। स्टेट पीएमटी पहले लेती थी बट वो भी अब नहीं लेना है। क्लियर? आपको तो नीट ही देना है। तो डाटा बेस्ड है, हमें क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड चीजें याद रखनी है। क्लियर? मैक्सिमम जोर किस पे देना है? कॉन्सेप्ट बेस पे। ठीक है? अब पहले क्या होता था कि रटने वाली विद्या होती थी। ठीक है? सिर्फ और सिर्फ रटंत विद्या, रटते रहिए बायोलॉजी। बट अब वो ऐसा बायोलॉजी नहीं रहा। हम लोगों में जब बदनाम हुआ करता था तब ये बताया जाता था बायोलॉजी बहुत रटने वाली चीजें हैं। बट एक भी चीज अब यहाँ तक अभी तक आपको पढ़ाया होगा, कभी भी ये नहीं बोला होगा कि ये याद करो। ठीक है? रटने वाली चीजें अब तो रही नहीं। सिर्फ और सिर्फ अब क्या करना है आपको? कॉन्सेप्ट बेस पे वर्क करना है। ठीक है? हर बात पे अब वाई लगाना है। ठीक है? क्यों हुआ? अब क्वेश्चन ये आता है। ठीक है? ट्रेंडिंग हर बार चेंज हो रहा है। तो अब ज्यादातर में क्या आते हैं? वाई से स्टार्ट होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? जब तक ये सोचने की क्षमता आ गई आपके अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, तब आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट आएगा। क्लियर? अगर अगर कैसा भी बायोलॉजी में आपको केवल और केवल हमेशा दिमाग यही बैठाए रखना है ऐसा क्यों हुआ, तो बायोलॉजी आपको इंटरेस्ट लगने लगेगी। डायरेक्टली ऐसे याद कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्लियर? जिस जमाने में वेन और हु का शब्द था उस जमाने में मैं वाई बोलता था तो मैं बहुत बदनाम हो जाता था, टीचर भगा देता था, मैम ही तो थी वो इरिटेट हो जाती थी। वो हर हर बात पे यही बोलती थी, हर बात की कोई वजह थोड़ी ना होती है, हर बात की वजह होती है। समझ आ रही बात है? यही चीज लोगों को बताने में बहुत ही शर्म आती है कि ये कोई भी बात अगर हो रही है, कोई भी फंक्शन अगर हो रहा है फिजियोलॉजी में, तो उसकी कोई ना कोई एक वजह जरूर होगी। अगर वजह हम समझना जान गए तब हमें बायोलॉजी अच्छी लगेगी। क्लियर? तो अब वो वाले टर्म नहीं याद रखने हमें। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, ध्यान सुनिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या करना, कहां तक हो गया था? हाँ, अब कुछ बातें हम आगे बढ़ जाए, नहीं तो फिर इसी में लटके रहेंगे। हीमोग्लोबिन में तो दिक्कत करेगी, तुम लोगों को भी लगे पीएचडी कराएंगे क्या हीमोग्लोबिन में। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ही बाइंड करती है। ठीक है? सुनिए, हीमोग्लोबिन से कौन बाइंड करता है? CO2 नहीं करता, तो ये भी तो बोलो। ठीक है? यानी हमारे पास क्या है कि हीमोग्लोबिन भी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मदद करती है, CO2 के भी ट्रांसपोर्ट में और हमारे पास ऑक्सीजन के भी ट्रांसपोर्ट में। अब हमें क्या करना है कि किसी भी ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंड कराना है। ध्यान सुनिए, तो हमारे पास एक हेडिंग होगी
बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद किससे बताइए, ऑक्सीजन से, ठीक है। ये आगे चल करके क्या बनाती हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आती है फिर बता दो, हाँ बोल दिया करो, हाँ अच्छा लगेगा। अब बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन में हमारे पास कुछ फैक्टर होते हैं जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड करने में मदद करते हैं या फिर असफल भी करते हैं कभी कभी, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होगा कि कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन। ये हमें कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करने हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं, किसमें, ऑक्सीजन किसी भी हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला फैक्टर डिस्कस करें। चलिए सबसे पहला फैक्टर होता है हमारे पास क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या है बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हमारा, ठीक है, और अगर कंसंट्रेशन अगर ऑक्सीजन का ज्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होगा हमारे पास, ज्यादा होगा, ठीक है। यानी सबसे पहला फैक्टर यह है। सभी फैक्टर्स को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, पहले हम सारे फैक्टर्स बता दे रहे हैं, क्लियर। दूसरा फैक्टर्स हमारे पास आता है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है। यानी दूसरा फैक्टर्स किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे भी डिपेंड करता है, क्लियर। तीसरा फैक्टर्स हमारे पास आते हैं क्या, टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, बॉडी की टेम्परेचर भी ये हमें क्या करता है कि बताता है कि कोई भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। और चौथा फैक्टर्स जो होता है वो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या फिर मैं डायरेक्टली बोल दूं क्या, पीएच, ठीक है। ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारे पास कोई भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा कि नहीं करेगा, क्लियर। चलिए चारों फैक्टर्स लिखेंगे पहले, तब एक एक के बारे में हम जानकारी देना स्टार्ट करते हैं, क्लियर। एक और फैक्टर बता दें, मेटाबॉलिक रेट भी। एक्चुअली मेटाबॉलिक रेट तो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, क्लियर। चलिए कभी आपने ये सुना है क्या, PV इक्वल टू NRT, कभी कभी ये CRT भी लिखा जाता है। आप लोगों ने क्या पढ़ा है, CRT या NRT, दोनों नहीं पढ़ा है कभी। PV इक्वल टू NRT ही अक्सर पढ़ते हो ना, या कभी कभी इसको हम क्या बोलते हैं, PV इक्वल टू CRT, क्लियर। चलिए बताइए N क्या है, कुछ बोल रही थी, चलिए भैया बताइए N क्या है। P का मतलब तो मुझे भी पता है प्रेशर, और V का मतलब वॉल्यूम, ठीक है, छोटी मोटी बातें तो सबको पता है। N क्या है, कंसेंट्रेशन। C क्या है, वही कंसेंट्रेशन ही हुआ ना। R क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, हाँ सही है 8, लास्ट का गलत हो गया, ठीक है। T क्या है, टेम्परेचर। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो फार्मूला होता है एक आइडियल गैस के लिए होती है, जहां पर कंसंट्रेशन और जहां पर हमारे पास क्या आता है, रेडबर्ग कांस्टेंट यानी गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर, ठीक है। ये तीनों चीजें क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये सारी वैल्यू क्या होती है बताइए, कांस्टेंट होती है। अगर कोई भी चीज कांस्टेंट हो रही है तो इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बोलिए।
वॉल्यूम अगर घटाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, या प्रेशर घटाते हैं तो वॉल्यूम हमारा ऑटोमेटिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। अब हमें क्या समझना है, कुछ बातें अब हमें ध्यान से सुननी है। अब हमें एक एक फैक्टर्स के बारे में जानकारी लेनी है। चलिए सबसे पहला फैक्टर्स की जानकारी लेना चाहेंगे हम, बोलिए सबसे पहला फैक्टर्स क्या है बताइए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ये कहें कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हमें बढ़ता है, क्या बोला हमने, बोला चलिए कंडीशन लगाते हैं। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हमने इंक्रीज किया, क्या किया, अभी लिखेंगे नहीं, अभी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हमने इंक्रीज किया, तो क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होगा। अगर कहीं पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है, तो क्या हीमोग्लोबिन की कमी होगी, क्या ऑक्सीजन की कमी होगी हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए, नहीं। इतना ज्यादा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन से, किसी से भी बाइंड कर जाओ, बोलिए बात सही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हीमोग्लोबिन जो है कैन इजिली बाइंड्स ना, बाइंड्स विद किससे बताइए, ऑक्सीजन का। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब ये समझते हैं कि जो एफिनिटी होगी ऑफ हीमोग्लोबिन की विद किससे बताइए, ऑक्सीजन से, वो क्या होगी बताइए, बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। मुझे ये बताइए कि मैं एक अकेला हूं और मेरे आसपास सब लड़कियां हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी दोस्ती किससे होगी, लड़की से होगी ना, एफिनिटी तो उसी की तरफ जाएगी ना। तो यानी जहां पे मॉलिक्यूल होगा वहीं पे, समझ रही बात है। हमारे यहाँ भी एक दोस्त था गांव में, वो हमेशा लड़कियों के साथ ही रहता था, बोली भाषा लैंग्वेज सब कुछ लड़कियों की तरह हो गई, ठीक है। बुलाने का तरीका, शुभम इधर आओ ना, दूर ही भागते थे हम लोग, ठीक है, समझ रहे हो, एकदम मतलब मायूस होकर के लड़की की तरह बात करता था, ठीक है, इमोशनल हो जाता था हर बात पे, मतलब लड़कों का कोई वजूद ही नहीं उसके अंदर, ठीक है, हर बात पे बताएं क्या हुआ, ऐसे हुआ, एकदम पूरा का पूरा लड़की की तरह बात करता था। एक दो महीने रहते तो हम लोग भी उसी की तरह हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी हीमोग्लोबिन क्या होता है, इजिली बाइंड कर जाएगा किससे, किससे बाइंड करेगा, ऑक्सीजन से। तो इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। समझ में आई बात। दूसरा आगे बढ़े, दूसरा केस बताएं, दूसरा केस देखते हैं, चलिए सेकंड केस देखेंगे। दूसरा केस किस पे डिपेंड कर रहा है बताइए, बताइए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ CO2, या फिर हम ये कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है बताइए, इंक्रीज कर रहा है। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, कैन नॉट इजिली बाइंड्स ऑक्सीजन, बोली बात सही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में कोई ना कोई आ गया है ना, यानी एफिनिटी जो होगी, एफिनिटी जो होगी ऑफ हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ वो क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। बोलिए, जब मेरे और मेरे दोस्त के बीच में अगर कोई तीसरा आ गया तो समझ जाइए हमारी दोस्ती और उसकी दोस्ती बीच में कमजोर पड़ने लगी, समझ में आई बात है। यानी एफिनिटी की बात आ गई ना, यानी कहने का मतलब क्या है कि वो दोस्त जो पहले आराम से गले लगा करके आता था, आज कह रहा है थोड़ा नहा करके आओ, अब क्या समझेंगे, धीरे धीरे दोस्ती टूट रही है, समझ आई बात है। हाँ, दोस्ती में ये नहीं होता कि तुम नहाए कि नहीं आए हो, आराम से सोए रहते हैं हम लोग ना।
अब बात आती है कि अगर बीच में अगर दोस्त कभी भी ये बोल दे कि तुम नहा लो, तो समझ जाओ कोई ना कोई तीसरा उसको नहलाने वाला आ गया है। समझ आई बात है? ये पहचानने के तरीका मैं बता रहा हूं। क्लियर? अब समझ जाइए, एफिनिटी अगर घट रही है तो आप क्या समझेंगे, डिसोसिएशन हो रहा है कि नहीं बताइए। डिसोसिएशन ऑफ क्या, हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। एसोसिएशन डिसोसिएशन मतलब समझ रहे हो? यानी अब हम धीरे धीरे कहां पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? तीसरा फैक्टर हम देखते हैं, टेम्परेचर। सुन देना से हमने ये कहा कि अगर हमारे अंदर इफ बॉडी टेम्परेचर, अगर बॉडी टेम्परेचर को हमने क्या किया, इंक्रीज किया, क्या किया, इंक्रीज किया। अगर बॉडी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो जाहिर सी बात है मेटाबॉलिक रेट हमारा क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट क्या होगा बताइए, इंक्रीज होगा। और मेटाबॉलिक रेट अगर इंक्रीज हुआ तो CO2 का जो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, CO2 का जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज होगा। और जब CO2 का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, इंक्रीज हुआ। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हुआ बताइए हमारे पास, डिक्रीज हुआ। और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हुआ। और ऑक्सीजन का डिक्रीज अगर कंसंट्रेशन हो रहा है पार्शियल प्रेशर में, ठीक है, तो क्या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर पाएगी, नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो, एफिनिटी हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन क्या होगा बताइए, डिक्रीज करेगा। और जब हीमोग्लोबिन एफिनिटी डिक्रीज करेगा तो वहीं पे तो ब्रेकअप होगा। बोलिए बात समझ में आ रही है? तो एफिनिटी अगर जहां पे घटा तो वहां पे क्या हो गया बताइए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएशन हो गया कि नहीं हो गया, तो यहीं पे डिसोसिएशन हो जाता है ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। इसमें किसी को तकलीफ नहीं, सिंपल तरीके से एक एक दूसरे को कोरिलेट किया है हमने। क्लियर? ये मैं ऐसा क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये हर एक स्टेप से क्वेश्चन आए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, डिसोसिएशन। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हमें याद होने चाहिए। एनसीईआरटी ने ये फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, हाईलाइट किया है। अब सुनिए, टेम्परेचर अगर हमने पढ़ाया था तो उसी दौरान मेटाबॉलिक रेट को भी पढ़ा दिया क्या, अरे बोलिए, यानी रिस्पायरेशन रेट की ही बात हो रही है यहाँ पर। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, रिस्पायरेशन की ही बात हो रही है। क्लियर? रिस्पायरेशन के दौरान CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। क्लियर? एक साथ कर लिया, टेम्परेचर और मेटाबॉलिज्म को हमने एक साथ डील कर लिया है। बोले बात सही है? तो मेटाबॉलिज्म को ना भी कराएं तो चलेगा, अरे बोलिए, हाँ। अब बचा क्या, CO2 कंसंट्रेशन, सॉरी H+ आयन कंसंट्रेशन। चलिए यहाँ पे H+ आयन कंसंट्रेशन का भी देख लेते हैं, फोर्थ वाला, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या फिर हम इन्हीं को क्या बोलते हैं, पीएच। क्लियर? अब सुनते ध्यान से कैसे होगा। जब भी हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, ये कलर दिख रहा है कि नहीं आपको, अरे बोलिए, चलिए दिखा देते हैं। जब भी CO2 क्या करता है हमारे पास H2O से बाइंड करता है, किसे बाइंड करता है, H2O से बाइंड करता है, तो H+ आयन और प्लस बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, बनाता है। क्लियर? अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर ये CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था ना, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। ठीक है,
अब अगर CO2 की वैल्यू अगर हमने क्या किया, इंक्रीज किया, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम यहाँ पे केस ले रहे हैं कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन किसका, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो देन पीएच क्या होगा हमारा, डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अगर पीएच पीएच क्या होता है, निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन ना, अरे इतनी केमिस्ट्री नहीं आती। पीएच का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन ना, नहीं होता। अरे क्या सम केमिस्ट्री पढ़ेगा रे तुम लोग। ठीक है, सुनेंगे ध्यान से। अब हमने ये कहा कि हमारे पास निगेटिव लॉग होता है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि पीएच घटेगा, मतलब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तभी, निगेटिव वैल्यू में। क्लियर। अब हमने ये कहा कि पीएच हमारा घट रहा है, तो पीएच घटने का मतलब क्या है कि CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ा था ना, तभी तो H प्लस आयन यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ा ना। अगर CO2 बढ़ा तो H प्लस हमारा क्या हुआ, बढ़ा। अब बताए CO2 बढ़ने से क्या होता था, ऑक्सीजन क्या हो जाता था, घट जाता था, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता था, घट जाता था। तो एफिनिटी पे क्या फर्क पड़ता था, एफिनिटी पे क्या फर्क पड़ता था बताइए, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन क्या होगा, ये भी डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या समझे, सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है जो बढ़ाने का काम कर रहा है, एसोसिएशन का काम कर रहा है, बाकी सारे फैक्टर इसको गिराने में काम आते हैं ना। समझ आ रही बात, यानी आजकल की दुनिया ऐसी है, सिर्फ और सिर्फ उठाने का काम कोई एक ही करता है, गिराने वाले तो हजार लोग हैं आपके पास। क्लियर। तो यही बात आपको याद रखना है। इससे क्या सीख मिलती है, एक टीचर ही आपके बारे में भलाई सोच सकता है, नहीं तो टीचर को क्या है पड़ी है कि इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की, या इतना निस्वार्थ भाव से आप कभी भी कोई भी चीज़ काम करेंगे तो हमारे लिए तो कभी ज़िंदगी में नहीं करेंगे कि चलिए शुभम सर के लिए कोई काम कर लेते हैं, आप खुद के लिए। फिर भी वो टीचर आपसे क्या कर रहा है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है निस्वार्थ भाव से। एक शिक्षा और एक शिक्षक, दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी को सुनिश्चित करती हैं, आपकी फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगी। और किसी किसी में यही कमी रह जाती है, या तो शिक्षा में या तो शिक्षक में, तभी आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। डाउन होता है कब, डिसोसिएशन कब एसोसिएशन, आपको समझ में आ गई बात है। ये सारे पॉइंट जो है आपको एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ेंगे तभी आएगा। एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी ने तो 3 लाइन में खत्म कर दिया है उसको, आप देखिएगा 3 लाइन क्या 2.5 लाइन भी नहीं सही से लिखा है इसके बारे में। क्लियर। बट उसको समझाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है लोगों को। अब आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया है, चलिए। अगर नहीं लिखा रह करे तो क्लास खत्म होने के बाद आप इसको स्लाइड कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, चलिए एक बार और माहौल बना करके आगे समझाएंगे, सुनेंगे ध्यान से। यह हमारे पास एल्वियोलाई, ध्यान सुनेंगे, यह हमारे पास क्या है, एल्वियोलाई। ये हमारे पास क्या है, टिश्यूज। असली मजा आपको यहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन का मतलब असली मजा यहाँ समझ में आएगा। ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितनी होती है। क्लियर। ये MMHg आप लिख लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, यानी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर, ज्यादा है। अब यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज आपको दिखाई दे रही हैं, आपके पास यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज आपको नजर आ रही है, सेम यही ब्लड कैपिलरीज इनके पास भी तो होगी। ठीक है,
रेड तो मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा, तुम लोगों को कैसे दिखाई देता है? रेड दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं। अब हमने ये कहा कि यहाँ पर 104 mmHg का अगर जा रहा है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन इनके पास जाएगी, यानी ऑक्सीजन यहाँ से अगर गई, ध्यान सुनेंगे, तो यहाँ से जाने वाला ब्लड कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ठीक है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से गया और कहाँ पे जा रहा है? टिश्यूज के पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है? टिश्यूज के पास जा रहा है। 97% हीमोग्लोबिन लेकर के जा रहा है कि नहीं? 90% जो है ऑक्सीजन वो कहाँ, कौन लेकर के जा रहा है? हीमोग्लोबिन। 97 लेकर के गया, ध्यान सुनेंगे, 97% लेकर के गया, जिसमें से हमने क्या बोला? जिसमें से 27% क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए। क्यों डिसोसिएट हुए उसके पीछे रीजन मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। डिसोसिएशन के पीछे रीजन क्या है? टिश्यूज के अंदर क्या होती है बताइए? यहां पर मेटाबॉलिक रेट क्या होगी बताइए? हमारी मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो हमेशा क्या होती है? बढ़ी रहती है। और मेटाबॉलिक रेट बढ़ने की वजह से CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा ज्यादा रहेगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ जो CO2 होगा वो क्या होगा? हमारा बढ़ जाएगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर बढ़ा तो एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। और एफिनिटी डिक्रीज करेगी तो क्या होगा? इसमें किसी को तकलीफ नहीं। 27% क्या हुआ? डिसोसिएशन हुआ। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ जो CO2 होता है वो हमारे पास कितना होता है? 45 होती है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन होता है वो कितना होता है? 40 mmHg होती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जो CO2 का कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए CO2 यहाँ पे चली जाती है। क्लियर? CO2 जब भी यहाँ पे आएगी, ट्रांसफर होगी, तो 27% तो ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया ना। अरे बोलिए, 70% यहाँ पे बचा कि नहीं बचा? बोलिए, 70% यहाँ पे ऑक्सीजन बचा। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे ध्यान समझना है, ये जो जाएगी ब्लड वो कैसी जाएगी? क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगी? और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यही जो 70% ऑक्सीजन जाता है आपको, क्लियर, ये यहाँ पे जाकर के बाइंड कर जाता है हीमोग्लोबिन से। यानी बाइंडिंग ऑफ जो हीमोग्लोबिन है वो कितना है बताइए ऑक्सीजन से? 70%। क्लियर? कहने का मतलब क्या है कि 90% अगर जा रहा है ऑक्सीजन, क्या पूरा का पूरा ट्रांसफर कर रहा है हमारे टिश्यूज को? नहीं। हमेशा यही बात याद रखनी है। क्लियर? यानी अगर 100 ml अगर ब्लड जा रहा है, अगर इसका पर ml में निकालने की कोशिश करिएगा, तो आपकी एनसीईआरटी ml में निकालने की कोशिश किया है, कह रहा है एनसीईआरटी क्या कहती है? अगर मैं 90% का मतलब ऑक्सीजन का मतलब क्या कर रहे हैं? इसको हम 100 ml ब्लड लेकर के जा रहा हूं मैं। क्लियर? 100 ml ब्लड में, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, 100 ml ब्लड में ऑक्सीजन कितना होता है? 20 ml होता है। 20 ml ब्लड में हमारे पास, इनके पास जो आता है ब्लड, ठीक है, 15 ml ब्लड यहीं पर रह जाता है, और 5 ml ब्लड ऑक्सीजन जो होता है इनके पास जाता है। एनसीईआरटी ये लिखी है, कहता है कि एवरी 100 ml ऑफ ब्लड पासेस थ्रू, ठीक है, अगर लंग्स कैपिलरीज, ठीक है, तो हाउ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहता है बताइए? 20, 100 ml ब्लड में, ठीक है, 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन रहती है। अगर कोई भी 20 ml ऑक्सीजन अगर हमारे टिश्यूज कैपिलरीज से होकर के गुजरती है, टिश्यूज से होकर के गुजरती है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 ml यानी 5 ml ऑक्सीजन टिश्यूज को देती है, बाकी 15 ml ऑक्सीजन फिर से लेकर के चली आती है किसके पास? एल्वियोलाई के पास। समझ आई बात? मैंने ये बोला कि इन दीदी से कहा कि मैं आपको 20 मिठाई दे रहा हूं और ले जाकर के उस कोचिंग में दे आइए, ठीक है, उस ब्रांच में पहुंचाइए। ये गई वहां पे 5 मिठाई दे दी, 15 लेकर के लौटा करके लेकर के चली आई, तो मुझे क्या लगेगा? बुरा लगेगा ना, ये क्यों लौटा करके लेकर के आए? यानी कहने का मतलब क्या है कि उतना ही डिमांड ही है हमारे टिश्यूज की। समझ आई बात? ये होता है फिजियोलॉजी। हम ये कहते हैं तो ये हमें समझाने की कोशिश करती है, सारा का सारा मिठाई उन्हीं को दे दोगे तो हम क्या खाओगे? बोले बात सही है? यानी ये हमारी भलाई की बात कर रही है
कि थोड़ा बहुत आप अपने सेहत पे ध्यान रखिए, यानी इसकी बात, सेहत की बात याद रखनी है। क्लियर? पूरा का पूरा ऑक्सीजन खाली कर नहीं देना हमें एल्वियोलाई से, समझ आई बात? तो यही चलता रहता है कार्यक्रम हमारा। क्लियर? 120 ml ऑफ ऑक्सीजन अगर किसी भी हमारे टिश्यूज कैपिलरी से होकर के, यानी टिश्यू से होकर गुजर रही हैं, तो कितना देगी ब्लड, कितना ऑक्सीजन देगी? 5 ml ही सिर्फ और सिर्फ वो टिश्यूज को देगी, बाकी 15 ml लौटा करके लेकर के चली आती है। समझ आई बात? चलिए बनाइए, सुनिए ध्यान से। हाँ चल तो रहा है, सुनिए ध्यान से। अब हमें क्या करना है कि कुछ कुछ ट्रेंड को समझना है आपको। क्लियर? आप सुनिए ध्यान, ट्रेंड्स क्या है। यहाँ पर 97% अगर ऑक्सीजन अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ध्यान सुनिए, नया आगे बढ़ जाते हैं ना, सुनिए। अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, हम किसकी बात करें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, तो ये अक्सर कहाँ पे मिलेगा हमें? लंग्स के आसपास मिलेगा, ठीक है, यानी टिश्यू से पहले मिलेगा ना। यानी हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास बिफोर टिश्यूज मिलेंगे ना। समझ आ रही बात? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब आपको क्या समझना है, ध्यान सुनेंगे। अगर आपसे कोई जिंदगी में पूछे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आप क्या समझेंगे? ऐसा ब्लड जिसका पार्शियल प्रेशर क्या हो, 95 mm Hg हो। इतनी बात समझ में आई? आप केवल बातों को ध्यान से सुनिएगा। 95 mm Hg जब किसी भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, उस दौरान ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन कितना बाइंड करता है? 97%। अभी ताजा ताजा तो बताया। यानी हमने ये कहा कि जब ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर 95 होता है, तो उस दौरान ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग होता है वो कितना परसेंट होता है बताइए? 97% पे। क्लियर? तभी आपको डिसोसिएशन समझ में आएगा। ये कहां पे नजर आएगा बताइए हमारे पास? नियर लंग्स एल्वियोलाई। बोलिए बात सही है? लंग्स एल्वियोलाई के आसपास नजर आएगा। क्लियर? बट अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, किसकी बात करें? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर मैं बात करूं, तो उस दौरान पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बताइए? 40 mmHg का होगा। 40 mmHg में हमारे पास अगर हम बात करते हैं, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कितना बाइंड कर रहा है? 70%। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जो बाइंड कर रहा है वो कितना परसेंट कर रहा है? मेन मुद्दा, अब हमने एक फाउंडेशन तैयार कर ली है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का। क्लियर? समझ आई बात? इतना बना लीजिए, इतना करिएगा पहले इसको आप। क्लियर? और दूसरा हमें पॉइंट ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी याद रखना है। ये ट्रेंड हमें भूलना नहीं है, ठीक है? जब तक ये ट्रेंड आप भूल गए तो समझिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व नहीं होगा, समझ में आएगा आपको। और जो कल की क्लास होगी आपको थोड़ा बहुत दिमाग खोल करके आइएगा। समझ आई बात? किसी भी तरीके के दुख और टेंशन अगर हो तो घर पे रख के आइएगा, क्योंकि कल जो क्वेश्चन पढ़ा कराएंगे वही आपसे 2025 में पूछा जाएगा। क्लियर? हाँ, ये भविष्यवाणी में बता दे रहा हूँ, फिर बाद में कहोगे सर जी आपने बताया नहीं था। मैं पहले से डिस्कस कर देता हूँ, बता देता हूँ इस बार कहाँ से क्वेश्चन उठेगा, इसलिए इस चीज को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्लियर? ये कहाँ हो रहा है बताइए? नियर दी। तो इतना पढ़ाया फिर भी उल्टा सीधा बोल रही है। क्लियर? जो नया टॉपिक होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व।
ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व रहेगा। क्लियर? तो इसी के साथ हम ये सेशन खत्म करते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व स्टार्ट करेंगे ना। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, अलविदा।